नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा जो बुद्धि का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जो पिछले क्लास में बुद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिनमें एकात्मक एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिनेव का था, इसका अध्ययन किया। इसके बाद स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, इसके बाद थर्स्टन का समूहकारक बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। आज से हम इसका नेक्स्ट अध्याय हैब एवं केटल का आधुनिक बुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे का तथा ख सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हैब का कारक तथा ख कारक एवं रेमंड भी केटल का फ्लूइड तथा क्रिस्टेजाइड सिद्धांत के क्षेत्र में नवीनतम योगदान है। इन दोनों ने भी दो प्रकार की बुद्धि में अंतर स्पष्ट किया है। मानसिक योग्यताओं के संबंध में केटल का विचार ब्रिटिश तथा अमेरिकन विचारों का मिश्रण है। उनका विश्वास है कि बुद्धि को द्वितीय क्रम कारक के रूप में श्रेष्ठ मापा जा सकता है। हैब 1966 में इन्होंने ये दिया था। का सिद्धांत तथा ब सिद्धांत केवल केटल में ही दो प्रकार की सामान्य बुद्धि फ्लूइड जिसे क्रिस्टलाइज्ड का वर्णन किया है नामक ये सिद्धांत दिया है। अब इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो ये सिद्धांत का कारक तथा ख कारक के रूप में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। अर्थात एक सामान्य बुद्धि होती है जो का कारक के रूप में कार्य करती है, तथा एक विशिष्ट बुद्धि होती है जो सामान्य बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आता है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। जॉन वी कैरोल 1993 में कारक विश्लेषण का उपयोग करके पूरे संसार में विभिन्न शोध कार्य द्वारा 1935 तथा से 1980 के बीच प्राप्त आंकड़ों के 450 चैट का पुनर्विश्लेषण किया, तथा इस पुनर्विश्लेषण का परिणाम यह हुआ कि वह बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल कहलाया, जिससे स्पीयरमैन, थर्स्टन तथा उनके सहयोगी केटल हॉर्न सिद्धांत के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, इसमें कैरोल का जो त्रिस्तरीय मॉडल है, इसमें स्पीयरमैन का भी सिद्धांत सम्मिलित है, थर्स्टन का, केटल का, हॉर्न का, इन सभी का सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से इसमें सम्मिलित किया गया है। तथा इसके कारण ही इस मॉडल के अनुसार मानसिक कौशल के प्रमुख तीन स्तर बताए गए हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है विस्तृत और तीसरा है संकीर्ण। देखिए, इनको अगर हम विस्तृत देखें, जैसे सामान्य स्तर है, सामान्य स्तर को सामान्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जिसे जनरल फैक्टर नाम दिया है। अब सबसे पहले सामान्य स्तर बुद्धि का कार्य करेगा। इसके बाद उस किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं, उस कार्य को विस्तृत प्रदान करना बुद्धि का कार्य होता है। अर्थात कोई भी कार्य को हम सरल रूप से समझते हैं, समझने के बाद उसे थोड़ी विस्तार से जानने के लिए कार्य करते हैं। जैसे उसमें हमारी तरल बुद्धि कार्य करती है, ठोस बुद्धि कार्य करती है, सामान्य बुद्धि कार्य करती है, अधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रशिक्षण, विस्तृत श्रवण प्रशिक्षण, विस्तृत उन्हें प्राप्ति प्रशिक्षण, विस्तृत संज्ञानात्मक प्रशिक्षण तथा गति, संसाधन, प्रतिक्रिया, समय, निर्णय आदि के माध्यम से हम किसी भी कार्य को विस्तार प्रदान करते हैं। ये क्रम से ही बताया मैंने आपको। सबसे पहले तरल बुद्धि कार्य करेगी, उसके बाद ठोस बुद्धि, उसके बाद सामान्य स्मृति, उसके बाद अधिगम, जो हमको कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको हम सीखेंगे, और सीखने के बाद उसका फिर हम क्या करेंगे, विस्तृत दृष्टि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उससे संबंधित ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद हम सुनने से संबंधित प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद अपने संज्ञानात्मक प्रशिक्षण प्राप्त उससे संबंधित करेंगे। अब इसके बाद आता है संकीर्ण। जैसे हमने कोई भी कार्य आसानी से सीख लिया, सीखने के बाद हम उसे संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवगत, संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक व प्रवृत्ति कार्य से संबंधित उस कार्य को करेंगे, अर्थात अपने व्यवहार में लेंगे और अपने व्यवहार में लेने के बाद उसे हम ज्ञानात्मक कार्य के द्वारा उसे और अधिक प्रगति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सिद्धांत है, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल 3 प्रकार से कार्य करता है: सामान्य स्तर, विस्तृत तथा संकीर्ण। सबसे हम जनरल फैक्टर को समझते हैं, उसके बाद उसका विस्तार करते हैं, विस्तार करने के बाद उसे हम संज्ञानात्मक दृष्टि से ज्ञानात्मक रूप से उसका विस्तार करते हैं। अब इसके बाद अगला सिद्धांत आता है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर, जो अमेरिका के रहने वाले थे, बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, ये इनकी पुस्तक का नाम है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर बल देता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विलक्षण एवं व्यक्तिगत भिन्नता के मद्देनजर पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियोजित करने में मदद करता है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि का विरोध करते हुए शिक्षक को सुझाता है कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करने का प्रयोग करें। देखिए, यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, एक सभी कार्यों को एक सामान्य बुद्धि की तरह कार्य न करते हुए उसके विकल्प, अर्थात जो जैसे परिस्थिति में चाह रहा है उसके अनुसार ही उस बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार की रूपरेखा तैयार करके उस कार्य को करने का प्रयास करें। गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 1998 में 8 प्रकार की और 2000 में 9 प्रकार की बुद्धि बताई। अब देखिए, ऐसे अलग अलग प्रकार की बुद्धि को हम क्रमवाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली बुद्धि थी इनकी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक सजग रहते हैं। ये नेचर स्मार्ट होते हैं, अर्थात प्रकृति में विश्वास करने वाले होते हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। सभी प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज, प्राकृतिक विविधता को पहचानने, उसे वर्गीकृत करने की योग्यता रखते हैं। जैसे अनेक प्रकार के पर्यावरणविद होते हैं, किसान, शिकारी, पर्यटक आदि इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। दूसरे प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है संगीतात्मक बुद्धि। इसमें वाद्य यंत्र बजाने की दक्षता अधिक होती है। ये संगीत की बारीकियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं तथा संगीत के प्रति कोई भी कार्य होता है उसमें अधिक से अधिक भाग लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति संगीत से संबंधित कोई भी अगर त्रुटि होती है तो उसे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जैसे तबला वादक, बांसुरी वादक आदि। इसके बाद अगला आता है स्थानिक बुद्धि। ये लोग दृश्य बिंब प्रतिरूप निर्माण कौशल की योग्यता रखते हैं, जिसमें दृश्य संसार को शुद्धता से प्रतिक्षण करने की क्षमता अधिक होती है। ये पिक्चर स्मार्ट होते हैं। अब देखिए, स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक तरह से आंखों से देखते हैं तथा उसका निर्माण, प्रतिरूप निर्माण, उसका मॉडल बना लेते हैं। इसका संबंध दिशा संबंधी ज्ञान से होता है। और जैसे इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, पायलट, सर्वेक्षक आदि प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
अगला है शारीरिक गतीय बुद्धि। इन व्यक्तियों में शरीर पर नियंत्रण तथा आंखों तथा हाथों में समन्वय अच्छा होता है, जैसे नर्तक, धावक, सृजन, अभिनेता, जिम्नास्टिक आदि प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसे खिलाड़ी या फिर कोई करतब दिखाने वाले व्यक्ति आदि प्रकार के व्यक्ति शारीरिक गति बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद तार्किक गतीय बुद्धि। अब देखिए, इस प्रकार की बुद्धि में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो नंबर स्मार्ट होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने से संबंधित तर्क देते हैं और तर्क जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, इनमें अधिक से अधिक भाग लेते हैं। इनमें पैटर्न खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता होती है। वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता होती है, जैसे वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, गणितज्ञ, लेखाकार, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसके बाद भाषात्मक बुद्धि। भाषात्मक बुद्धि में इनमें भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। ये वर्ड स्मार्ट होते हैं, अर्थात लिखने में इनकी रुचि होती है, जैसे कवि, लेखक, गीतकार, पत्रकार, वकील आदि व्यक्ति होते हैं। इसके बाद अंतर्वैयक्तिक व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। यह बुद्धि आत्मबोध में योगदान देती है। संत एवं दार्शनिक में यह बुद्धि पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अर्थात अपने आप में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आप में मग्न रहने वाले। अब इसके बाद अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति, व्यक्तिगत अन्य। जैसे ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोग अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की योग्यता रखते हैं। ये पीपल स्मार्ट होते हैं, अर्थात अपने से ज़्यादा दूसरे व्यक्तियों में रुचि लेने वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है, जैसे दुकानदार, व्यवसायी, नेता, डॉक्टर, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब इसके बाद आता है अगला अस्तित्ववादी बुद्धि। ऐसे लोगों में दार्शनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये मानव जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं तथा ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जैसे दार्शनिक, तत्व विज्ञानी आदि प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर के द्वारा दी गई है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो सबसे लास्ट में अस्तित्ववादी बुद्धि दी है, ये अस्तित्व नोट करके लिखना है। इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि सबसे अंत में वर्ष 2000 में जोड़ी गई। अब इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो है वाइट एवं वर्नर का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। वाइट एवं वर्नर का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। देखिए, वाइट एवं वर्नर ने पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि सिद्धांतों के क्षेत्र में यह नवीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में वाइट एवं वर्नर ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को 4 स्तरों में विभक्त किया है। देखिए, ये 4 स्तर, पहला है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा है मुख्य समूह कारक, तीसरा है समूह लघु समूह कारक, चौथा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इन 4 भागों में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पहला है, देखिए इसमें सामान्य मानसिक योग्यताओं में भी योग्यताओं को उन्होंने स्तरों में के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया। पहले वर्ग में उन्होंने क्रियात्मक, यांत्रिक एवं शारीरिक योग्यताओं को रखा है। इस मुख्य वर्ग को उन्होंने KM नाम दिया। योग्यताओं के दूसरे समूह में उन्होंने शाब्दिक, आंकिक तथा शैक्षिक योग्यताओं को रखा तथा इसको उन्होंने VED नाम दिया। अंतिम
स्तर पर उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा जिनका संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से है। इस सिद्धांत की नवीनता एवं अपनी विशेष योग्यताओं के कारण कई मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है। अर्थात ये सबसे नवीन सिद्धांत है, इसलिए इसमें अनेक नवीनता प्रदान की गई है। अब अगला सिद्धांत आता है बुद्धि का रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सूचना प्रक्रम सिद्धांत त्रिचापीय अर्थात त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। संवेदन को अर्थपूर्ण अनुभवों में संगठित करने तथा व्याख्या करने की प्रक्रिया सूचना प्रक्रमण है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो वह समस्या के समाधान के लिए सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा उन सूचनाओं के आधार पर उस समस्या का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने कहा है कि देखिए कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करने पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब समस्या आती हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए हम डाटा कलेक्शन सूचनाओं का एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं। व्यक्ति सूचनाओं के एकत्रीकरण में निम्न प्रकार से चिंतन करता है, जैसे सबसे पहले संकेतीकरण, अनुमानीकरण, मानचित्रीकरण, प्रयोग, औचित्य अर्थात कार्य करना। तो इस प्रकार से वो अपनी समस्या का समाधान करता है। सबसे पहले संकेतीकरण अर्थात सिंबल निर्धारित करता है, सिंबल निर्धारित करने के बाद उसका अनुमान निर्धारित करता है, ऑब्जेक्ट निर्धारित करता है और जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उसका मानचित्रीकरण करता है, उसके बाद प्रयोग करता है, उसके बाद फिर औचित्य स्थापन करता है और उसके बाद उस कार्य को पूर्ण रूप से करना का प्रयास करता है। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है जो कि बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम है। अब देखिए ये जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। इस त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं। इसके अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं। देखिए पहला घटक है घटकीय बुद्धि अर्थात विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। घटकीय बुद्धि में विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक रूप से चिंतन की क्षमता होती है तथा इसके 3 भाग होते हैं। पहला है इसका पराघटक मेटा घटक, जिसे यह उच्च स्तरीय प्रक्रिया तथा समस्या समाधान का कौशल है। दूसरा है ज्ञान संग्रह, यह स्मृति के आधार पर सूचना संचित करने का कार्य करता है। और तीसरा कार्य है निष्पादन, यह वास्तविक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसे हम देखें तो यदि कोई बालक परीक्षा देने की योजना बनाता है तो ये मेटा घटक है, अर्थात हम कोई भी कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हमारा मेटा घटक है। परीक्षा देना निष्पादन है और परीक्षा दे रहा है तो निष्पादन है तथा परीक्षा देते समय नई चीज़ें सीखना ज्ञान संग्रहण है, अर्थात परीक्षा देते समय वह विभिन्न प्रकार के अनुभव सीख रहा है, परीक्षा देने की प्रक्रिया को समझ रहा है तो वो उसका ज्ञान संग्रहण है। दूसरा है आनुभाविक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि। इसमें व्यक्ति नई समस्या के समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है। इसके बाद तीसरा है संदर्भिक बुद्धि व्यावहारिक बुद्धि। इसके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसके निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। व्यक्ति इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करता है जिसमें वह सफल हो। दूसरा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। तीसरा पर्यावरण का पुनर्निर्माण करता है। अब देखिए इसमें नोट डाल के लिखिए, जो स्टर्नबर्ग की पुस्तक का नाम है बियॉन्ड IQ।
इसमें यह सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी तैयार किया है। बुद्धि के सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जिसे पराघटक, जो मैंने अभी उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है, और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। क्या है, कौन सा सिद्धांत है? इसका आंसर है त्रितंत्र सिद्धांत। तो आज के हमने लगभग बुद्धि से संबंधित सभी काफ़ी सिद्धांतों का अध्ययन किया है। इनको आप दोबारा से पढ़िएगा, उनको नोट करिए और समझने का प्रयास कीजिए। इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए। अगले अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।